हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी की। उम्मीद करूंगा मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। बता दीजिए भैया, लास्ट क्लास हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, फिर हम अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। फटाक से बता दीजिए लास्ट क्लास हमने कहाँ तक पढ़ा था, है ना, स्पीड से। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने एक चैप्टर खत्म किया, तो उस चैप्टर का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है? ऑडियो वीडियो सभी क्लियर है? बताओ फटाक से एक बार। ऑडियो वीडियो सभी क्लियर है क्या? चलो। तो दोस्त, आज हम इस क्लास के अंदर एक सारा चंडीगढ़, ओके सारा जी नमस्कार। रीता जी गुड मॉर्निंग, अनीता जी गुड मॉर्निंग, संगीता यादव जी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को। बता दी लास्ट क्लास हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? आई थिंक जहाँ मैंने बोला वो सही बोला था क्या? जी। जो मैंने बोला क्या वो मैंने सही बोला कि हमने जो लास्ट क्लास पढ़ी थी एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना को खत्म किया था। तो आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। अगर ऐसा है तो चैप्टर का नाम डाल लीजिए मेटल एंड नॉन मेटल। चैप्टर का नाम डाल लीजिए मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। राम राम प्रीति जी, महक जी को गुड मॉर्निंग। क्या हम लोग यहीं से पढ़ने वाले हैं कि बता दीजिए एक बार, मेटल एंड नॉन मेटल ही शुरू करने वाले हैं? फटाक से बताओ, मैं एक मिनट में जल्दी से बताओ आप लोग, है ना। बता दीजिए भैया, लास्ट क्लास हमने ये तक पढ़ा था क्या? यस सर, ओके चलिए। तो आज हम पढ़ने वाले मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु, है ना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अर्थ के क्रस्ट में, भूगर्भ में पाए जाने वाला एलिमेंट। हेडिंग डालिएगा एलिमेंट्स विच इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट, तत्व जो पृथ्वी के भूगर्भ में पाए जाते हैं। तत्व जो पृथ्वी के भूगर्भ में पाए जाते हैं। हेडिंग बनाइए, तत्व जो पृथ्वी के भूगर्भ में पाए जाते हैं। तत्व जो पृथ्वी के भूगर्भ में पाए जाते हैं, है ना। तो कोई विद्यार्थी बता सकता है सबसे ज्यादा मात्रा में पृथ्वी के आप लोग ज्योग्राफी पढ़े हुए, अर्थ आपने कोर पढ़ा हुआ, क्रस्ट के बारे में पढ़ा हो, तो पृथ्वी के जो क्रस्ट होता है, भूगर्भ होता है ना। तो उस क्रस्ट के अंतर्गत सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? रागिनी जी को गुड मॉर्निंग। बताइए, पृथ्वी के भूगर्भ में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताओ फटाक से। पृथ्वी के भूगर्भ में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व होता है दोस्तों, होता है ऑक्सीजन एलिमेंट। आपको लग रहा हो ऑक्सीजन तो सर गैस होती है, नहीं। ऑक्सीजन हमारे इस नेचर में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड, गैस, लिक्विड। H2O की बात करें तो लिक्विड के फॉर्म में होता है। मैग्नीटाइट या हेमेटाइट की बात करें तो Fe2O3, इस तरह से हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होता है। ये मैग्नीटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2, हेमेटाइट का Fe2O3। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन वो आपके सॉलिड स्टेट में है ना। जबकि वाटर की बात करें तो H2O के केस में, किस में, लिक्विड केस में, और गैस केस पर तो आप सब जानते ही हो, है ना।
तो कहना चाह रहा है कि पृथ्वी के क्रस्ट में भूगर्भ में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, उस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, ऑक्सीजन। और मान लो यदि ऑक्सीजन से कम कौन सा होगा, यदि ऑक्सीजन ऑप्शन में नहीं तो आंसर होता है सिलिकॉन। तो आंसर क्या होता है, सिलिकॉन है ना। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन, उससे कम होता है सिलिकॉन। यदि ऑक्सीजन ऑप्शन में नहीं तो आंसर कौन सा देके आएंगे, सिलिकॉन। यदि सिलिकॉन ऑप्शन में नहीं तो आंसर हम कौन सा देके आएंगे, एल्यूमिनियम। कौन सा देखे मेरे, एल्यूमिनियम। यदि एल्यूमिनियम ऑप्शन में नहीं तब आंसर हम कौन सा देके आएंगे, आयरन, लोहा। इज इट क्लियर। पृथ्वी के भूगर्भ में सबसे ज्यादा मात्रा में, ये हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये हमारे दोस्त हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम। मतलब घटता हुआ क्रम क्या कहता है, पहले ज्यादा फिर कम फिर कम फिर कम। तो सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो आंसर होगा ऑक्सीजन। अगर बात करें कौन सा एलिमेंट सबसे कम पाया जाएगा, तो आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन। तो आंसर क्या होगा, आयरन। अगर प्रश्न इस तरह से आवे, कौन सा नॉन मेटल है जो पृथ्वी के भूगर्भ में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, एक अधातु है। नॉन मेटल है हमारे पास, ऑक्सीजन हमारे लिए क्या एक अधातु है ना। तो अगर प्रश्न यह है कि वह कौन सा नॉन मेटल है, कौन सी अधातु है जो पृथ्वी के भूगर्भ में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाएगी, इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, ऑक्सीजन। जबकि अगर दोस्त हम बात करें सिलिकॉन, हमारे लिए क्या होता है, मेटेलॉइड उपधातु होता है। ये दोस्त हमारे लिए क्या होता है, मेटेलॉइड उपधातु। प्रश्न आए कि वह कौन सी उपधातु है जो पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, ऑप्शन में वो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन। तब आंसर क्या होगा, सिलिकॉन। क्योंकि उसने मेंशन कर दिया कि आपको मेटेलॉइड के बारे में बताना है, उपधातु के बारे में, जबकि ऑक्सीजन एक क्या होता है, नॉन मेटल है ना। अगर हम एल्यूमिनियम और आयरन की बात करें तो दोस्त ये दोनों होते हैं मेटल धातुएं। अगर प्रश्न है कि पृथ्वी के भूगर्भ में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी धातु, कौन सी मेटल पाई जाती है, तो इसका आंसर होता है एल्यूमिनियम। यदि एल्यूमिनियम ऑप्शन में नहीं है तब आंसर हम कौन सा देके आएंगे, आपका आयरन। इज इट क्लियर, यस और नो, फटाक से बताओ। तो अगर आप चाहो तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, या आप चाहो तो पॉइंट की फॉर्म में लिखवा सकता हूं। पॉइंट की फॉर्म में लिखने वाला याद रहेगा नहीं, इसलिए आप इसको इसी तरह से लिख लेना। प्रश्न है कि वह कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा मात्रा में पृथ्वी के भूगर्भ में पाया जाएगा, तो आंसर होगा ऑक्सीजन। वह कौन सा मेटेलॉइड है जो पृथ्वी के भूगर्भ में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा, तो आंसर होगा सिलिकॉन। और प्रश्न है वह कौन सा मेटल है जो पृथ्वी के भूगर्भ में सबसे ज्यादा मात्रा में होगा, तो एल्यूमिनियम। यदि एल्यूमिनियम ऑप्शन में नहीं तो आंसर देके आएंगे आयरन। वह कौन सा नॉन मेटल जो पृथ्वी के भूगर्भ में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा, तो आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन। एक बार इतना नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे, है ना। और बताओ भी यहाँ तक समझ में आ गया, अगर साइड हो जाता हूँ प्रॉपर आप बता दीजिए, है ना, कि आपने नोट कर लिया कि नहीं कर लिया, है ना। नोट करते बताइए कि आपने नोट कर लिया कि नहीं कर लिया, है ना। विच इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट लिखना है ना। इंग्लिश में एलिमेंट विच इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, तत्व जो पृथ्वी के भूगर्भ में पाए जाते हैं। तो कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ऑक्सीजन, उससे कम होता है सिलिकॉन, उससे कम एल्यूमिनियम, और उससे कम आयरन। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। नॉन मेटल की बात करें तो आंसर होगा ऑक्सीजन। कौन सा मेटेलॉइड है तो आंसर होगा सिलिकॉन। कौन सा मेटल है तो आंसर होगा एल्यूमिनियम। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, है ना रीता जी। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। देखो जो विद्यार्थी लाइव रहे कृपया करके अपना प्रेजेंस ही बताते रहे कि आपको समझ में आ रहा है। अब मुझे कई बार लगता है कि अगर 15-20 विद्यार्थी या 20-25 जो भी लाइव देख रहे होते हैं, रिकॉर्ड तो अलग बात है, जो लाइव देख रहे होते हैं कम से कम उनको तो समझ में आना चाहिए, है ना। अगर प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो इसमें एक पॉइंट बना के लिखिएगा, एक नीचे नोट पॉइंट बना के लिखिएगा। मानव शरीर में, इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में, मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पृथ्वी के भूगर्भ, सॉरी, मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। मानव शरीर में, मानव शरीर में ऑक्सीजन तत्व अत्यधिक मात्रा में या सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न आएगा ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, तो आंसर क्या होता है, ऑक्सीजन, है ना।
चलिए दोस्त, एक होता है हमारे पास मेटल, एक होती है हमारे पास नॉन मेटल। तो हम पहले बात कर लेना चाह रहे हैं मेटल के बारे में, धातु के बारे में। सामने बोर्ड पर देखेंगे, लिखेंगे बाद में, थोड़ा सा टाइम दूंगा मैं लिखने का, पहले आप समझिएगा, है ना। अगर हम मेटल की बात करें, धातु की बात करें, तो किस तरह से हम करेंगे। तो मेटल क्या होती हैं, धातुएं क्या होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती हैं। धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से बनती हैं, ना, इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं। और दोस्त जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उस पर चार्ज हो जाता है पॉजिटिव। जैसे मान लो कोई एक पर्सन था, मेरे पास रुपए लेने आया और मेरे पास 20 रुपए थे। मैंने फिर मान ली मेरे पास कितने रुपए थे, 20। और उस जो सामने वाला व्यक्ति है उसको 20 रुपए चाहिए थे। तो मैंने अपने वाले 20 रुपए उस व्यक्ति को दे दिए। तो मैं अभी भी कैसा हूं, धनवान हूं, कि भैया तुमसे ज्यादा मेरे अंदर पॉजिटिव चार्ज है, मैं रिलीज कर रहा हूं, मेरे पास पैसा ही पैसा है। तो जिसने मेरे से पैसा लिया वो कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज, मेरा रेडी हो गया। और जिसने दान किया वो कैसा होगा, धनी होगा, है ना। तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब आप समझेंगे इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, रिलीज करेगा, है ना। तो जो मेटल होती है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती है। और दोस्त इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने से चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव। और जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कहते हैं कैटायन धनायन। हमारे पास दो ही प्रकार के आयन होते हैं, एक होता है धनायन, एक होता है ऋणायन। एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। कैटायन कैसे बनता है, तो आंसर होगा टू रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से, टू रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से कौन बनता है मेरे, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से या इलेक्ट्रॉन को त्यागने से कौन बनता है मेरे भाई, कैटायन अर्थात धनायन। कैटायन क्या होते हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले कैटायन क्या होते हैं, तो आंसर होगा दैट एलिमेंट विच हैविंग पॉजिटिव चार्ज, दैट एलिमेंट विच हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटायन। ऐसे तत्व जिस पर धनावेश होता है, मैं फिर से बोलो मेरा प्लीज लिखिएगा मत, है ना। मैं प्रॉपर हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दे रहा हूं, लिखना है, समझ लेना, है ना, क्योंकि बहुत काम की बात है। वह तत्व जिस पर धनावेश होता है उसे हम कहते हैं मेरे कैटायन, है ना। और ये जो प्रोसेस होती है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की, जो प्रोसेस होती है दोस्त, ये जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेरे भाई ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं। अब प्रश्न आएगा कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो आंसर होता है अपचयन, है ना, अपचयन। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, अपचयन। और जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है दोस्तों, हम उसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अपचायक। तो प्रश्न आता है सबसे शक्तिशाली अपचायक कौन सा होता है, द स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, द स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे शक्तिशाली उपचायक कौन सा होता है, तो इसका आंसर होता है लिथियम। सबसे शक्तिशाली अपचायक, शक्तिशाली अपचायक वो होता है लिथियम। एक बार इतना बात को नोट करेंगे फिर हम बढ़ेंगे आगे। और मुझे बताओ ये वाली बात आपको समझ में आ गई, नोट करते बताओ ये कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई। कोशिश तो मैंने कोशिश करी आपको एक बार में बेहतर ढंग से समझ में आए। मेटल इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो उस पर चार्ज आता है पॉजिटिव चार्ज, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कैटायन कहते हैं, कैटायन। और सबसे जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक। सबसे शक्तिशाली अपचायक कौन सा होता है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर होता है लिथियम, है ना। फटाक से नोट करिए। तो मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, धातुएं अपचायक होती हैं, है ना। अगर प्रश्न कोई पूछे मेटल्स क्या होती हैं, उपचायक या अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आंसर होता है रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, धातुएं अपचायक होती हैं, है ना। इज इट क्लियर, यस और नो, बताइए भैया।
आई होप आपने नोट कर लिया हो गया। अपचायक अपचयन दोबारा बता दो सर दोबारा। अच्छा, अपचायक क्या होते हैं, देखो फिर से इस बात सुनना। मैंने इलेक्ट्रॉन का रिलीज किया, मैंने किसी को पैसा दिया, ये जो पैसे देने की प्रोसेस है इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, अपचायक। और जो देगा उसे हम कहते हैं भैया कि आप सबसे शक्तिशाली, आप जो दे रहा है वो क्या है, अपचायक। और जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं अपचयन, है ना। जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, ये जो प्रोसेस का नाम होगा, है ना। अब पानी गर्म हो रहा है, तो गर्म तो पानी हो रहा है, बट ये जो प्रोसेस हो रही है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की प्रोसेस है, प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया के द्वारा हम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं उस प्रक्रिया का नाम होता है अपचयन। और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, उसे हम कहते हैं अपचायक। सबसे शक्तिशाली अपचायक कौन सा होता है, लिथियम, है ना। चलिए, आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे, कुछ पॉइंट बना के लिखेंगे मेटल्स के बारे में। पॉइंट आप अपने हिसाब से लिखते रहिए, मेरे पॉइंट हमेशा गड़बड़ हो जाते हैं, इसलिए मैं इस तरह से बोल दे रहा हूँ। पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट लिखिएगा, धातुओं के पास metals having property of malleability and ductility. Metals having property of malleability and ductility. धातुओं के पास अघात वर्ध्यता, धातुओं के पास अघात वर्ध्यता एवं तन्यता का गुण होता है। धातुओं के पास अघात वर्ध्यता एवं तन्यता का गुण होता है। मेटल्स हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ मेलिबिलिटी एंड डक्टाइलिटी, धातुओं के पास अघात वर्ध्यता एवं तन्यता का गुण होता है। अभी नोट नहीं किए थे सर, ओके चलो कोई नहीं, नोट कर लो भैया, नोट करने के लिए आपको टाइम मिलेगा। ओके रीता जी नोट कर लीजिए, सॉरी फ्रॉम माय डीपली हर्ट, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, फिर से बोलता हूँ, नोट कर लीजिए ना, आप गुस्सा मत होइए ना। अगर आप इस तरह से नाराज होंगी फिर कैसे काम चलेगा। नोट करो फटाक से ना भाई। अभी नोट कर लिए, ओके बहुत बढ़िया। अब तो नोट करेंगे आप। मेटल्स हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ मेल्युबिलिटी एंड डक्टाइलिटी, धातुओं के पास अघात वर्ध्यता एवं तन्यता का गुण होता है। मेल्युबिलिटी क्या होती है, अघात वर्ध्यता किसे कहते हैं, पहले पॉइंट नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। अघात वर्ध्यता मेल्युबिलिटी, और एक प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं डक्टाइलिटी, तन्यता। तो मेल्युबिलिटी का मतलब होता है कन्वर्जन इनटू सीट्स, मेल्युबिलिटी का मतलब होता है कन्वर्जन इनटू सीट्स, जिसे चद्दरों के रूप में तोड़ सकते हैं।
चद्दरों के रूप में बांट सकते हैं। मेलिबिलिटी का मतलब समझ में आ रहा है, जैसे पतली पतली चादरें आप देखते होगे, अभी तो खैर आप लोग बेरोजगार हो, काजू कतली वगैरह नहीं देखा आप, तो उनके पास पतली पतली फॉइल होती है ना, बहुत पतली पतली फॉइल्स, मतलब जिन्हें हम पतली पतली चादरों के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेयर की फॉर्म में पतली पतली चादरों के रूप में, जितनी पतली से पतली हो सके, उस गुण को हम कहते हैं मेलिबिलिटी। अगर धातुओं के पास मेलिबिलिटी का गुण है, इसका मतलब है कि धातुओं को पतली पतली चादरों के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। और डक्टाइलिटी का मतलब होता है कन्वर्जन इनटू सीट्स, सॉरी कन्वर्जन इनटू वायर्स, जिन्हें पतले पतले तारों के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस गुण को हम कहते हैं डक्टाइलिटी, है ना। तो अगर मैं बात करूं, ये तारों की हम बात नहीं कर रहे कि आजा तुझे ले चलूं चांद में, है ना, वो तारों की बात नहीं, हम पतले पतले वायरस की बात कर रहे हैं ना, तारों के रूप में बांटना। तो जिसे हम पतले पतले तारों के रूप में, जिससे ना पतला तार खींच सके, है ना, पतले से पतले तार, उसे हम कहते हैं डक्टाइल गुण। ये बात समझ में तो आ गई ना, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। मेलिबिलिटी का मतलब क्या होता है, पतली पतली चादरों के रूप में कन्वर्ट करना, और डक्टाइल के अंदर पतले पतले वायरस के रूप में कन्वर्ट करना। धातुओं के पास ये दोनों ही गुण है। मेटल सेविंग प्रॉपर्टी ऑफ मेलिबिलिटी, इसका मतलब क्या है, धातुओं को चादरों के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वायरस के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मुझे कोई आप में से बता सकता है कौन सा मेटल है जो सबसे ज्यादा, या जिसे हम पतली पतली चादरों के रूप में बहुत लंबे समय तक या ज्यादा बार कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आंसर होगा द मोस्ट, अगला पॉइंट बनाई, द मोस्ट malleable and ductile element। सबसे ज्यादा आघातवर्ध्य एवं तन्य धातु, एलिमेंट मत लिखिएगा, इंग्लिश में मेटल लिखिएगा। मेटल की बात कर रहे हैं, अगर मैं कहीं एलिमेंट लिख भी दूं या कोई मेंशन ना कर पाऊं, तो मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप मेटल को ही समझेंगे, है ना। तो मोस्ट मेल्यूबल मेटल कौन सा होता है, डक्टाइल मेटल कौन सा होता है जिसे हम पतले पतले चादरों के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो पहला आंसर होता है गोल्ड, यदि सोना। और यदि गोल्ड ऑप्शन में नहीं है तो आंसर हम दे के आते हैं सिल्वर, चांदी को, है ना, सिल्वर चांदी को। गोल्ड का सिंबल होता है एयू और चांदी का सिंबल होता है एजी। ठीक है, बताओ ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए ना। धातुओं के पास, धातुओं के पास एक कैसा गुण होता है कि हम उसे पतली पतली चादरों के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायरस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वह कौन सा मेटल है जिसे हम बहुत पतली पतली चादरों के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो पहला आंसर होगा गोल्ड। यदि गोल्ड ऑप्शन में नहीं तो आंसर कौन सा दे के आएंगे, सिल्वर। अगर दोनों ही ऑप्शन है तो पहली प्रायोरिटी हम गोल्ड को ही करेंगे, पहला लिखने का मतलब यही कि हम पहली प्रायोरिटी उसे करेंगे, है ना। अब थोड़ी सी बात को समझ लेना, अगर आपने मेरे से फिजिक्स पढ़ा और फिजिक्स से अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट पढ़ा होगा और रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पढ़ा होगा, तो जो मेटल होती है, धातु है हमारे पास, मेटल क्या है, धातु है। और धातुओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं मेरे, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से अगर हम बात करें, यहां पर कोई एक लाइट पड़ेगा तो उस लाइट का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, है ना। मैंने आपको ऐसा ऑप्टिक्स चैप्टर की पहली क्लास के अंदर फिजिक्स में पढ़ाया होता है कि इस नेचर में जो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है उसका रीजन है रिफ्लेक्शन, परावर्तन। यस और नो। अगर आप मुझे देख पा रहे हो, इस नेचर में किसी और ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो, इस माइक को देख पा रहे हो, बोर्ड को देख पा रहे हो, मार्कर, इन सब के पीछे का रीजन है रिफ्लेक्शन। अगर मैं इस मार्कर को अंधेरे में रख देता, क्या आपको दिखाई देता, सर नहीं देता। तो इस नेचर में जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है वो रिफ्लेक्शन कर पा रहा है तभी दिखाई दे रहा है, यदि वो रिफ्लेक्शन नहीं कर पाएगा तो मैं दिखाई नहीं देगा। तो आपने कभी देखा सोना आपको अंधेरे में दिखता है, कभी गोल्ड, तुम्हारे वाले सोने की बात नहीं कर रहा, तो अंधेरे में भी नहीं दिखेगा, उजाले में भी नहीं दिखेगा, है ना। तो गोल्ड की बात करें, सोने की बात करें, वो जो सोना है, गोल्ड है, क्या वो अंधेरे में दिखाई देता, नहीं दिखाई देता। क्या चमकता है, नहीं चमकता। कब चमकता है, लाइट पड़ने से। तो लाइट से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो प्रश्न आएगा कि जो धातुएं चमकीली होती हैं तो क्यों, किस गुण की वजह से होती है, तो आंसर होगा ड्यू टू रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन मेटल्स आर लस्टर इन नेचर। परावर्तन के गुण के कारण धातुएं चमकीली होती हैं। यस और नो, पहला पॉइंट क्लियर है। तो पहला पॉइंट बना के लिखो, तीसरा पॉइंट जो भी आपका चल रहा है वो चित्र बनाने की जरूरत नहीं, बस ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन, ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन
ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन मेटल्स आर लस्टर इन नेचर, लस्टर इन नेचर। पॉइंट बना के लिखिएगा। परावर्तन के गुण के कारण, परावर्तन के गुण के कारण धातुएं चमकीली होती हैं। परावर्तन के गुण के कारण धातुएं चमकीली होती हैं। परावर्तन के गुण के कारण धातुएं चमकीली होती हैं। अगर दोस्त हम बात करें जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम अगर इसमें इसको बैटरी के संपर्क में लेके आए तो इलेक्ट्रॉन किसमें क्या करने लगेंगे, मोशन करने लगेंगे। और इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें करंट भी फ्लो कर सकता है, हीट भी फ्लो कर सकता है। तो मेटल हमारी तरह किसकी तरह काम करती है, कंडक्टर की तरह। तो फोर्थ पॉइंट बना के लिख लीजिएगा फटाक से, है ना। फोर्थ पॉइंट आप बना के लिख सकते हैं, मैं ड्यू टू द presence of, due to the presence of free electron, due to the presence of free electron metals are good conductor of, metals are good conductor of heat and electricity, metals are good conductor of heat and electricity। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की, धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। और बता दीजिए भैया, ये वाली बात आपको समझ में आ गई। तो सबसे अच्छा करंट किस में फ्लो करता है, ये बात मैंने फिजिक्स में भी लिखाई थी, फिर से लिखा देता हूँ, है ना। फिफ्थ पॉइंट बनाएंगे, सबसे अच्छा करंट कौन से मेटल, कौन सी धातु में फ्लो करता है। तो आंसर होगा, लिखिएगा सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। चांदी विद्युत एवं ऊष्मा की, चांदी विद्युत एवं ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक होती है। सुचालक होती है मतलब सबसे अच्छा करंट किसमें फ्लो करता है, तो आंसर होगा चांदी में। अच्छा, फिर कुछ एक ऐसा मेटल भी होता है, मैंने बोला एक्सेप्शन हमेशा देखने को मिलेंगे, है ना। तो अगर हम बात करें दोस्त, अगर प्रश्न आए कि वह कौन सा मेटल है जिसमें करंट फ्लो नहीं करता, हीट फ्लो नहीं कर सकता, वो कौन सी धातु, तो आंसर लिखिए लेड इज द, लेड इज द ओनली मेटल, लेड इज द ओनली मेटल which is bad conductor of, which is bad conductor of heat and electricity, which is bad conductor of heat and electricity। सीसा एक ऐसी धातु है, सीसा एक ऐसी धातु है जो विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक होती है।
मतलब कौन सा मेटल है जिसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता, हीट फ्लो नहीं कर सकता, तो आंसर होगा सीसा, लेड। नोट करिए, बताइए समझ में आ गया? रागनी जी बहुत बढ़िया, यू आर वेरी इंटेलिजेंट गाय आफ्टर मी, ओके बट डिड यू नोट इट? क्या आपको समझ में तो आ रहा है मेटल एंड नॉन मेटल? अब इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता वरना कुछ बताता, पेपर में सीधा सीधा आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल विच इज वेड कंडक्टर, निम्न कौन सी धातु है जो विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक? ऑप्शन होगा सिल्वर, कॉपर, आयरन, लेड, तो आंसर क्या होगा? लेड, सीसा, है ना? प्रश्न आता है सीसे का अयस्क क्या होता है? ओर ऑफ लेड, ओर ऑफ लेड, सीसे का अयस्क क्या होता है? सर सबसे पहले तो हमको यही समझ में नहीं आ रहा कि ये और क्या होता है, अयस्क क्या होता है। अच्छा पहले सुन लो, और किसे कहते हैं, अयस्क क्या होता है। तो दोस्त मैं बता देना चाहता हूं, इस नेचर में 95% एलिमेंट ऐसे हैं जो अपने आप में किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कनेक्ट हैं, मतलब फ्री अवस्था में नहीं है। जैसे हमने बात किया ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन को हमने किसी तरह से पढ़ा होगा, तो किसके साथ कनेक्ट था? हाइड्रोजन के साथ। मैग्नेटाइट की बात करें तो आयरन के साथ कनेक्ट है ना? एल्यूमिनियम की बात करें किसी और एलिमेंट के साथ कनेक्ट है। मतलब इस नेचर में जो एलिमेंट है जनरली स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, फ्री केस में नहीं पाए जाते, उनके साथ कोई ना कोई दूसरा एलिमेंट कनेक्ट होता है। तो जिन पदार्थों से हम एलिमेंट को अलग करते हैं, फ्री करते हैं, स्वतंत्र करते हैं, उस पदार्थ का नाम होता है ओर अर्थात अयस्क। अगर मैंने आपसे बोला कि ओर ऑफ लेड, शीशे का अयस्क क्या है, मतलब शीशे को आप कहां से प्राप्त करते हो, कहां से अलग करते हो, कौन सा पदार्थ है ना? ओर का मतलब होता है, बहुत बढ़िया रागनी जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है ओर ऑफ लेड क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है गैलेना, गैलेना, जिसका फॉर्मूला होता है, गैलेना का फॉर्मूला होता है मेरे पीबीएस। गैलेना का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पीबीएस। ठीक है, तो प्रश्न समझ में आएगा? और का मतलब क्या है, सबको समझ में आएगा? और का मतलब जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं है, उसके साथ कोई ना कोई दूसरा एलिमेंट भी कनेक्ट है, जहां से हम जिस पदार्थ से जिस एलिमेंट को अलग करेंगे, पदार्थ से हम जिस एलिमेंट को अलग करते हैं, उस पदार्थ का नाम होता है और अर्थात अयस्क। अगला एक पॉइंट बनाइए, कौन सा पॉइंट नंबर चल रहा है? 7। मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, धातुओं की क्षारीय प्रकृति होती है, धातुओं की क्षारीय प्रकृति होती है। हमारे पास अक्सर किसी भी मेटल या किसी भी ऑब्जेक्ट के दो ही नेचर हो सकते हैं, या तो वो हो सकती है हमारे पास एसिडिक नेचर में, या वो हो सकती है बेसिक नेचर में। तो धातुएं अक्सर किस नेचर में होती हैं? बेसिक नेचर में। बेसिक एसिडिक कैसे पता करते हैं? हम ये एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सभी लिख लेना है ना। लेकिन मेटल के कुछ ऐसे भी, मेटल्स कुछ ऐसी भी होती है जिनके एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं ना, मेटल्स, मेटल्स विच इज फॉर्म इन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, धातुओं के अयस्क, धातुओं के अयस्क जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं, धातुओं के अयस्क जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा सर एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है ना, तो वो भी समझ लो भैया एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है।
एम्फोटेरिक का मतलब होता है जिसके पास एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर हों। समझ में आ रहा है? किसी पदार्थ का या तो एसिक नेचर होगा, एसिडिक नेचर होगा, अम्लीय प्रकृति होगी या क्षारीय प्रकृति होगी, लेकिन जिसके पास दोनों ही नेचर होंगे उसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। तो हमारे पास धातुओं के कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो अपने आप में एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाती है, मतलब एसिडिक बेसिक दोनों ही नेचर को शो करती हैं। और वो कौन कौन सी होती हैं? तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं, एक होती है एल्यूमिनियम। अगर प्रश्न आए कौन कौन सी धातुएं होती है जो आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाई, तो आंसर होता है पहला एल्यूमिनियम, और दूसरी होती है जिंक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जस्ता। जिंक भी लिखा मिलता है, जस्ता भी। तो मैंने पूछा ओर ऑफ एल्यूमिनियम क्या होता है? अच्छा, जिस जिसके मैं और लिखा हूं इंपोर्टेंट और है, ऐसे नहीं लिखा रहा मैं आपको, है ना? ये प्रश्न आता है कि निम्न में किसका और है ना? एल्यूमिनियम के अयस्क, और ऑफ एल्यूमिनियम। तो दोस्त एल्यूमिनियम के तीन और तीन अयस्क होते हैं। और ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के हमारे पास तीन अयस्क होते हैं। पहली अगर हम बात करें तो हमारे पास वो कौन सा होगा? तो पहला अयस्क है हमारे पास बॉक्साइट। अच्छा, मैं अलग पेज पर लिखता हूं, पहले इतना नोट कर लो, फिर अलग पेज पे लिखता हूं, इधर बनेगा नहीं। और बताओ भैया, आपको यहां तक बात समझ में आ गया ना? चलिए, तो दोस्त एक और होता है हमारे पास बॉक्साइट, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3 इंटू XH2O। यहाँ पर जो X होता है वो दोस्त होता है हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब वाटर मॉलिक्यूल, कितने वाटर के अणुओं की संख्या क्या होगी ना? अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, है ना? अणुओं की संख्या के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या दूसरा हमारे पास होता है कोरेंडम। कोरेंडम का फॉर्मूला होता है Al2O3। एक होता है हमारे पास क्रायोलाइट, Na2Al(F6), इसका फॉर्मूला होता है, नोट कर लो फटाक से। ये तीनों ही हमारे पास किसके और होते हैं मेरे भाई? ये तीनों ही हमारे पास किसके और होते हैं, किसके अयस्क होते हैं? तो आंसर होगा एल्यूमिनियम के। हमारे पास कौन कौन एम्फोटेरिक ऑक्साइड को शो कर रहा था? एल्यूमिनियम और जिंक। तो एक तरफ हम लिखेंगे और ऑफ जिंक, जिंक के अयस्क या जस्ते के, जो भी आप लिखना चाहे ना, हिंदी में जिंक को कहते हैं जस्ता। जिंक के अयस्क, जस्ते के अयस्क। प्रश्न आएगा क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो ऑप्शन मिलेगा आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जो भी दे रखा हो। तो आप किस तरह से आंसर देंगे वो समझ में आ पा रहा होगा ना? तो हमारे पास जिंक ऑफ और ऑफ जिंक, हमारे पास दो जिंक होते हैं, एक होता है हमारे पास कैलोमाइन, और दूसरा होता है जिंक सल्फाइड। कैलोमाइन की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है ZnCO3, और इसका होता है ZnS। फटाक से नोट करिए, है ना? कैलीमाइन होता है ना, कैलोमाइन नहीं होता आपका। फटाक से। बॉक्साइड, कोरेंडम, क्रायोलाइट। सर आज होगी यूट्यूब पर क्लास? कनिष्का जी, हाँ जी, आज यूट्यूब पर क्लास होगी, और शायद है 8 बजे होगी, शायद है। मैं आपको एक बार अपना कॉन्टेक्ट नंबर बोल देता हूँ, 7668498233। मैसेज करके जरूर पूछ लीजिएगा। अनीता जी बहुत अच्छे से आ रहा है, ओके। नोट नहीं किया बैक स्लाइड, ओके सॉरी, थोड़ा सा कमेंट लेट आ रहा है या फिर मैं लेट देख पा रहा हूँ, जो भी है आप इसको लिख लीजिएगा। एक बार क्लियर कर देता हूँ आज क्लास होगी कि नहीं होगी, है ना? सर को पूछ के। आज हो ना हो, बट फ्राइडे को, थर्सडे को, सैटरडे को, तीनों दिन शाम को 8 बजे मिलेंगे अपन।
थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इनको आप जरूर लिख लीजिएगा। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे शाम 8 बजे यूट्यूब पर मिलेंगे, ये तो कन्फर्म है मेरा, है ना। बाकी मैं आपको अगर पुनः बता दूंगा फिर से, है ना। चलो स्लाइड चेंज कर दूँ, ठीक है। रिपीट और नंबर वापस 7668498233, 7668498233। प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, कॉल वॉल नहीं करें आप, मैसेज ही करें, है ना। अगर मैं कॉल ना उठा पाऊँ, आपको लगेगा अरे सर शक्तिमान हो गए उधर, तो क्लास में आवाज़ ही कर रहे हैं। अरे क्लास मेरी बहुत होती है ना, और काफ़ी सारे होते हैं, फ़ोन आते हैं, लेकिन आपका नया नंबर होगा तो मैं अक्सर नहीं उठा पाऊँगा। तो इसलिए आप मैसेज ही करें, सर प्लीज़ रिपीट और रिपीट करें, अयस्क रिपीट करें। चलो अयस्क की बात करते हैं। अयस्क क्या होते हैं, जैसे मान लो अभी तुम सब और हो अयस्क को, क्यों, तुम सब किससे मिलकर बने, अपनी फैमिली से। जब आप फैमिली से इंडिपेंडेंट हो जाओगे तब आप क्या बन, तब जो फैमिली वाले पर्सन वो कहलाए जाएंगे। और आप कहाँ से अलग हुए, कहाँ से इंडिपेंडेंट हुए, पहले आप किसके साथ कनेक्ट थे, है ना। ये हमारे पास 5 उंगलियां थी, ये सारे पांच हमारे पास हाथ बन के 5 उंगलियां हैं। इनमें से अगर मैं एक उंगली को अलग कर दूं तो ये इंडिपेंडेंट हो गई। तो फिर जो बच्ची हमारे पास 4 उंगलियां, ये हमारे लिए और कहलाई। और का मतलब समझ में आ रहा है, ऐसे पदार्थ जिनसे हम किसी एलिमेंट को अलग करते हैं उस पदार्थ को कहते हैं और अयस्क। एल्यूमिनियम का और का मतलब कि एल्यूमिनियम को हम कहाँ कहाँ से अलग करते हैं, देखो इनमें एल्यूमिनियम ऐड है, एल मतलब एल्यूमिनियम के, ये Na सोडियम का भी अयस्क है, ये F फ्लोरीन का भी अयस्क है, ये ऑक्सीजन का भी अयस्क है, ये वाटर का भी अयस्क है। तो इस तरह से सारे के सारे अयस्क होते हैं, मतलब समझ में आ रहा है। इनसे हम अलग कर सकते हैं, एल्यूमिनियम को भी कर सकते हैं, फ्लोरीन को भी कर सकते हैं, सोडियम को भी कर सकते हैं। तो क्रायोलाइट क्या एक और है, ठीक है। चलो अब तो दिक्कत नहीं आ रहा। आपके जितने भी मेटल्स होते हैं अक्सर वो सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, पर एक ऐसा मेटल भी होता है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। सर वो कौन सा मेटल है, तो पॉइंट नंबर एक कौन सा चल रहा है देखने दो मुझे एक बार। 8वां 9वां पॉइंट लिख लीजिएगा। मरकरी इज द ओनली मेटल, मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। पारा या मरकरी, है ना, हिंदी में बोलते हैं पारा। पारा एक ऐसी धातु है, पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। महक जी अभी आपको समझ में आ गया कि और क्या होते हैं। तो दोस्त यहां से मरकरी से और भी प्रश्न आते हैं। मरकरी पारा, अच्छा जो मरकरी है वो आपको चांदी की तरह दिखाई देती है ना, आपने देखा होगा थर्मामीटर में जो भरी होती है मरकरी, है ना। वो जो मरकरी का जो दिखती है वो किसकी तरह दिखती है आपको, पारे की, वो किसकी तरह दिखाई देती है, देखो आपने कभी अगर देखा हो दोस्त, वो दिखाई देती है चांदी की तरह, है ना। और ये अक्सर रिएक्शन कर लेती है, तो हम इसे जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज क्विक सिल्वर। इसे तीव्र चांदी के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज क्विक सिल्वर, इसे तीव्र चांदी के नाम से भी जाना जाता है। तीव्र चांदी। अगर हम दोस्त बात करें मरकरी के और क्या होते हैं अयस्क, क्या, अच्छा मरकरी का सिंबल क्या होता है बता दूं, मरकरी का सिंबल होता है Hg, है ना। मरकरी के और अपने क्या होते हैं अयस्क, क्या होते हैं बताओ फटक से। मरकरी के और मरकरी के अयस्क क्या होते हैं, एक तो होता है सिनेबार, और दूसरा क्या होता है, सिनेबार तो आपने पढ़ रखा है। हाँ जी रीता जी कह रही हैं, बहुत बढ़िया, सिनेबार तो आपने पढ़ रखा है, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है सिनेबार, लेकिन अगला कौन सा है, अगला कौन सा है। सिनेबार तो सबने लगभग पढ़ रखा होता है, Hg इसका फॉर्मूला भी होता है, वी भी लिख देता हूँ। दूसरा क्या होता है, तो दोस्त दूसरा होता है कैलोमेल, कैलोमेल, और जिसका फॉर्मूला होता है HgCl2, Hg2Cl2। मरकरी से एक बीमारी भी होती है, डिजीज भी होती है, क्या होती है मेरी, डिजीज, बीमारी। और उस बीमारी का नाम क्या होता है, तो आंसर होता है मीना माटा।
मरकरी से एक डिजीज, एक बीमारी होती है, इस बीमारी का नाम होता है मीना माटा। तो प्रश्न ये बायोलॉजी का, आप बायोलॉजी में पढ़ें कि मीना माटा जो बीमारी है, मीना माटा जो भी बीमारी है, वो किस धातु की वजह से होती है? तो इसका आंसर होता है मरकरी की वजह से। नोट करो फटाक से ना मेरे भाई। नोट करो भैया यहां तक। डिड यू नोट इट? चलिए, अगला एक नोट पॉइंट बना के लिखिएगा। ये दोनों सिनेबार और कैलोमल, ये सब क्या है? और हैं अयस्क, है ना? ये हमारे पास मरकरी की क्या है मेरे, और अयस्क हैं। और अयस्क कौन कौन से होते हैं? सिनेबार, कैलोमेल। सिनेबार का फॉर्मूला होता है HgS, और कैलोमेल का होता है Hg2Cl2। Hg2Cl2 इसके क्या होते हैं मेरे भाई? फॉर्मूला होता है कैलोमेल का, है ना? चलिएगा, अगला एक पॉइंट है, इसमें नोट पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, जो भी आप लिख सकते हो। अगला जो भी क्रम चल रहा है वो भी बोल सकते हो। कौन सा है? 8 9 10 10। ये सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सी होती है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सबसे या अत्यधिक क्रियाशील धातु, मतलब जो जल्दी से रिएक्शन कर जाती है, कौन कौन सी धातु होती है, या कौन सी धातु होती है जो अक्सर जल्दी से क्या कर जाए? रिएक्शन कर लें। अत्यधिक क्रियाशील धातु। या यहीं पर मैं 11वां पॉइंट भी इसी में समझा देता हूँ। 11वां पॉइंट होता है एंड सॉफ्टेस्ट मेटल। सबसे मुलायम धातु कौन सा होता है? सॉफ्टेस्ट मेटल। सबसे मुलायम धातु कौन सा होता है? तो दोनों का आंसर सेम ही रहता है ना? तो दोस्त, अगर प्रश्न है कि सबसे अत्यधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है ना, ये आपसे पूछे कि सबसे मुलायम धातु कौन सी है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर होता है सोडियम। सोडियम ऑप्शन में नहीं तो आंसर दे के आते हैं पोटेशियम। अगर पोटेशियम ऑप्शन में नहीं है तो आंसर हम दे के आते हैं लिथियम, है ना? और दोस्त, ये इतनी जल्दी रिएक्शन कर जाते हैं कि इन्हें हमेशा केरोसिन और मिट्टी के तेल में रखते हैं ना। दे आर केप्ट, दे आर केप्ट अंडर द केरोसिन ऑयल। दे आर केप्ट अंडर द केरोसिन ऑयल बिकॉज दे रिएक्ट विद एयर। इन्हें इन्हें सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, या सॉफ्टेस्ट मेटल को या रिएक्टिव मेटल्स को, है ना, इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि ये हवा के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं। और दोस्ती इतनी सॉफ्ट होती हैं कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। एक कटवाई नाइफ, इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है।
इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। ये इतनी सॉफ्ट होती है कि इन्हें चाकू से भी काट सकते हैं ना। सीजियम नहीं, सीजियम तो अलग बात है। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम होती है ना। सीजियम सबसे हैवीएस्ट मेटल होता है, सबसे भारी धातु होती है। सॉरी, ओस्मियम होती है वो तो, है ना। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु और सबसे सॉफ्टेस्ट मेटल होते हैं पोटेशियम, सोडियम। मतलब ये आप प्रयोगशाला में कभी जाओगे, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में जाओगे तो देखोगे कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है पनीर की तरह मुलायम होती है। व्हाइट कलर में होती है, पनीर की तरह मुलायम मुलायम। आपको लगेगा ये पनीर है, आप उठा के जेब में रख लोगे तो आप कुछ ना देखो, आपकी जेब वहां से गायब हो जाए। क्यों? क्योंकि ये इन्हें हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगर आप जैसे ही इनको बाहर निकाल के जेब में रखेंगे तो ये हवा के साथ रिएक्शन करेगी तो आपकी जेब को जला देगी, है ना, खत्म कर देंगे, है ना। तो इतना बात नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसे प्रश्न पूछ लेता, और ऑफ सोडियम क्या होता है, सोडियम का अयस्क क्या होता है, क्या आप बता पाएंगे? और ऑफ सोडियम, सोडियम का अयस्क क्या होता है? अभी मैंने पीछे बताया भी था। और ऑफ सोडियम, सोडियम का अयस्क क्या होता है? दोस्त, और ऑफ सोडियम होता है हमारे पास क्रायोलाइट, अभी पढ़ाया था और बताया भी था, ये सभी का और हो सकता है। क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या था? Na3Al(F6), है ना। अगर प्रश्न है और ऑफ पोटेशियम क्या होगा, पोटेशियम का अयस्क क्या होगा? और ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का अयस्क क्या होगा? तो इसका होता है कार्नेलाइट, कार्नेलाइट। बोरेक्स, बोरेक्स में आप देख रहे हैं Al2O3 दिखाई दे रहा है। बोरेक्स में Al2O3, कहीं आपको सोडियम दिख रहा? सोडियम तो कार्ने क्रायोलाइट में दिख रहा था ना। बहुत बढ़िया, नोट कर लिए ना आप लोग? कैन बी चेंज द स्लाइड, लेट्स गो अहीड। चलिए, कुछ नोट पॉइंट बना के अब लिख लीजिए, है ना। कह रहा है चमड़ा उद्योग में, जो चमड़ा उद्योग होता है टेनरी, है ना। चमड़ा उद्योग में जो हम चमड़े को कठोरता प्रदान करते हैं वो कौन से मेटल की वजह से करते हैं? तो आंसर होता है कैडमियम मेटल। टेनरी में, टेनरी में, चमड़ा उद्योग में कौन सा, एक मिनट रुकना। टेनरी उद्योग, चमड़ा उद्योग में यूज होने वाला मेटल कौन सा होता है? तो आंसर होता है क्रोमियम। कौन सी धातु थी? तो आंसर होता है क्रोमियम धातु। आप देखो, चमड़ा उद्योग में चमड़ा बनाने के लिए हम चमड़े को हार्डनेस तो प्रदान करें, तो वो जो हार्डनेस प्रदान की जाती है किसके द्वारा की जाती है? क्रोमियम के द्वारा। आपने एक रोग का नाम सुना होगा, एक बीमारी का नाम सुना हो जिसका नाम होता है एटाई एटाई। क्या नाम होता है? एटाई एटाई। अच्छा, इस हिंदी में यही कहते हैं, एटाई एटाई डिजीज। एटाई एटाई बीमारी कौन से मेटल की वजह से होती है? तो आंसर होता है कैडमियम मेटल की वजह से। कैडमियम मेटल, कैडमियम धातु की वजह से। प्रश्न आता है एटॉमिक क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक, परमाणु घड़ी में या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है, विद्युत प्रकाश की प्रभाव क्या कहता है कि जब किसी मेटल पर कोई भी अगर लाइट पड़ेगी तो कुछ समय तो गर्म हो जाएगी, है ना। तो विद्युत प्रकाश के प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो भी मेटल हम यूज करते हैं वो मेटल कौन सी होती है, एटॉमिक क्लॉक में यूज होने वाली धातु कौन सी होती है, विद्युत प्रकाश के प्रभाव या परमाणु घड़ी में कौन सी मेटल में इस्तेमाल करते, तो आंसर क्या होगा, सीजियम। 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 द फ्यूचर मेटल किसे कहते हैं, फोर्थ पॉइंट है, फ्यूचर मेटल, भविष्य की धातु, भविष्य की धातु। तो फ्यूचर मेटल हम कहते हैं मेरे टाइटेनियम को, टाइटेनियम को। अगला है मेटल ऑफ होप, आशा की धातु किसे कहते हैं, मेटल ऑफ होप, आशा की धातु किसे कहते हैं, किस मोहल्ले वाली आशा की बात नहीं कर रहा, तो होता है यूरेनियम। क्या होता है मेरे भाई, यूरेनियम। वो हमारे पास क्या होता है, यूरेनियम। यहीं से एक प्रश्न आता है यूरेनियम से, यूरेनियम को हम और किस नाम से जानते हैं, यूरेनियम का और क्या होता है। तो हम पहले बात करें इसका अयस्क क्या होता है, पेपर में बहुत आता है, यूरेनियम का और क्या होता है, अयस्क क्या होता है, तो आंसर होता है पिच ब्लेंड्स। इसका और क्या होता है, पिच ब्लेंड्स, जिसका फॉर्मूला होता है U3O8। यूरेनियम को दोस्त हम येलो केक के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसका जो पाउडर का कलर होता है वो होता है येलो। तो ऐसे लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज येलो केक। इससे हम येलो केक के नाम से भी जानते हैं, और येलो केक क्यों कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है क्योंकि इसका जो पाउडर होता है, यूरेनियम का जो पाउडर होता है उसका कलर येलो होता है ना। वॉट इट मीन्स सर, वी, वी कहाँ पर लिखा है, इट मीन्स सर वी, क्या कहना चाह रही हैं कविता जी, होप, वाई, एनी लॉजिक, ओ या, कविता जी आप लड़की हैं तो लॉजिक तो चाहिए ही होगा हर चीज़ में, बिना लॉजिक के तो आप, सॉरी मैं आपकी बात नहीं करना चाह रहा, कभी आप मेरे को पेल दो, है ना, बट लॉजिक चाहिए होता है हर चीज़ में। बता देना चाहता हूँ इसमें कोई लॉजिक वॉजिक जैसा कुछ है नहीं है, बट ऐसा है कि फ्यूचर मेटल हम क्यों कहते हैं टाइटेनियम को, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पेपर में या फिर हम जो अपने दैनिक जीवन में देख रहे हैं जहाँ पर हमारी ज़रूरतों के सामान में आगे चलकर टाइटेनियम का बहुत इस्तेमाल होने वाला है। जिस तरह से भी आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हो, डीजल डलवाते हो, तो 1 लीटर में कितना ही चलता होगा। हम इस पेट्रोल और इस डीजल की जगह हम यूज़ करने वाले हैं टाइटेनियम मेटल को। इसे हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके हम यूज़ करेंगे और आप देखेंगे 1 लीटर का जो हमारे पास होगा उसका एवरेज 300-400 किलोमीटर होगा। समझ में आ रहा है, तो इसे मेटल ऑफ होप इसलिए कह रहे हैं। दिल भी लगाना पड़ता है तो लॉजिक, अगर लॉजिकली है तो दिल लगाएंगे, वरना तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा। लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं और अच्छी होती हैं। मेटल ऑफ होप, आशा की हमारी इससे उम्मीद जुड़ी हुई हैं, यूरेनियम से आशा मोहल्ले वाली है, हम चाहते हैं एक दिन तो वापस वो भी आएगी। नोट कर लिया आप लोग, पहले इतना बताओ। अच्छा, किंग ऑफ मेटल्स किसे कहते हैं, धातुओं का राजा किसे कहते हैं, किंग ऑफ मेटल्स, धातुओं का राजा, जो भी पॉइंट कौन सा है ये, छठवां। अच्छा एक बात बताओ, आपने जितनी भी ऐतिहासिक लड़ाई देखी होंगी, इतिहास में जितने भी आपने झगड़े देखे होंगे, है ना, वो दो ही वजह से होते हैं, सोने के पीछे।
अब वो या तो ये वाला सोना हो सकता है या तुम्हारा वाला सोना हो सकता है ना। तो हमारे जो झगड़े हुए इतिहास में दो ही सोने की वजह से हुए हैं, या तो ऊपर वाले सोने की वजह से या इस वाले सोने की वजह से, है ना। तो क्या मेटल की बात करें, तुम्हारा सोना मेटल तो धातु तो नहीं है, तो अगर बात करें किंग ऑफ मेटल्स, धातुओं का राजा किसे कहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, गोल्ड, सोने को। और सोने की शुद्धता को किस में मेजर करते हैं, तो आंसर होता है कैरेट में, है ना। द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज मेजर्ड इन कैरेट। सोने की शुद्धता को, सोने की शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है। सोने की शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है ना। ये तो आपको कविता जी आपकी बायोलॉजी वाली मैडम पढ़ाएंगी, अगर मैडम पढ़ा रही हैं तो, है ना। ये तो मुझे भी नहीं पता है ना कविता जी। सब समझते हैं, आप समझ जाए वही बहुत है हमारे लिए टाई टाई आप उधर पढ़ेंगे ना, किंग ऑफ सॉरी प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज मेजर्ड इन कैरेट। सोने की शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है। और कितने परसेंट सोना शुद्ध सोना माना जाता है, तो ये बच्चा कुरिया का बच्चा भी आंसर जाता है, जानता है कि 24 कैरेट सोना है ना, तो लिखिएगा 24 कैरेट गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड इज कंसीडर्ड एज द प्योरेस्ट गोल्ड। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध सोना माना जाता है। सबसे शुद्ध सोने के रूप में मापा जाता है। अगर हम बात करें 1 कैरेट सोना, 1 कैरेट कितने मिलीग्राम होता है, 1 कैरेट का मान कितने मिलीग्राम होता है, तो आंसर होता है 200 मिलीग्राम। 1 कैरेट कितने मिलीग्राम के बराबर होगा, तो आंसर क्या होगा, 200 मिलीग्राम के बराबर। अगर एक प्रश्न में इस तरह से पूछ लेता कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट सोने में, 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत कितना होगा, सोने का प्रतिशत क्या होगा, सोने का प्रतिशत क्या होगा। 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताओ जरा भैया। तो हमसे पूछा है कि कितने परसेंट कैरेट, कितने परसेंट 18 कैरेट सोने में, अच्छा टोटल हमारे पास 24 कैरेट से हम कंसीडर करेंगे 18, परसेंटेज हम क्या लगा देंगे 100, तो 36 18 6 चौक 24 और 25 से ये 25 30 75, मतलब 18 कैरेट सोने में 75% सोना होगा। बाकी सब आपका और कोई मेटल होगा, है ना, 75% गोल्ड होगा। इज इट क्लियर। रट्टा लगाना है, मतलब रट्टा नहीं लगाना कविता जी, मैंने ऐसा तो बोला नहीं कि रटना है। मैंने ये बोला है कि बायोलॉजी वाली मैडम से पूछ लेना। मेरी वाली बायोलॉजी वाली मैडम जब तक मेरे को बताती है, मैं उससे पूछता कि टाई टाई रोग क्या होता है, कैसे होती है, तब तक उसकी शादी हो गई, तो हमारा दिल टूट गया, फिर मैंने कभी उससे पूछा ही नहीं। तो मैडम आपको बताएं, जो भी आपको बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं वो उनसे आप पूछेंगे, डिस्कस करेंगे तो आपको बता देंगे, है ना। एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे, उसके साथ ही मेटल वाला सेक्शन आज की क्लास में खत्म होगा। जब हम कल में मिलेंगे तो नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। 24 कैरेट सोना बहुत बढ़िया रागनी जी, एक बार नोट कर लीजिए भैया इस बात को, है ना। डिड यू नोट इट। एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे, जो भी क्रम पॉइंट चल रहा है, 7वां जो भी। फूल्स गोल्ड मूर्खों का सोना किसे कहते हैं, फूल्स गोल्ड मूर्खों का सोना किसे कहते हैं।
मतलब इसका कलर सोने जैसा हो तो आप पागल बने रहोगे ना। तो मूर्खों का सोना किसे कहते, तो आंसर होता है आयरन पायराइट को। आयरन पायराइट को, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2, आयरन पायराइट को। तो ये था मेटल के बारे में बातें, है ना। तो आपको आई होप समझ में आई होंगी। कल हम जब मिलेंगे तो हम पढ़ेंगे दोस्त नॉन मेटल के बारे में, अधातु के बारे में। तो एक बार बता दीजिए कि आज की क्लास आपको समझ में आई। पीतल को नहीं कहते हैं ना कविता जी, आयरन पायराइट को कहते हैं। और लोहा पायराइट मत कर देना, आयरन पायराइट ही होता है ना। चलिएगा, जाते जाते क्या तुम दो लाइन सुनोगे। ये वाली सुनाई थी, ये जुल्फें तुम्हारे आंखों पर आते हुए अच्छी नहीं लगती। ये जुल्फें तुम्हारे आंखों पर आते हुए अच्छी नहीं लगती, इन्हें हाथों से हटा दूं क्या। और ये आसमान में जाकर तुम क्या चांद देखती हो, तुम कहो तो तुम्हें आईने में दिखा दूं क्या। चलिएगा, आयरन पायराइट भी है ना, जिससे हम एक गोल्ड कहते हैं। हाँ हाँ। चलिए तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी, एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग केमिस्ट्री को। और केमिस्ट्री में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप बता दीजिएगा, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें, मिलते हैं। ऐसे आप देखते रहिए केमिस्ट्री क्लासेस को। उम्मीद है आपको केमिस्ट्री इससे पहले समझ में आई हो ना आई हो मुझे नहीं पता, बट अब समझ में आ रही हो क्योंकि आपको टीचर हैंडसम मिल चुका है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें।